Good morning, students. Welcome back to Shanti Kunj ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री में हम चैप्टर 4 वन्य समाज और उपनिवेशवाद पढ़ रहे हैं और इसमें अब तक हमने वनों का विनाश क्यों, व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत, वन विद्रोह आदि के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे जावा के जंगलों में हुए बदलाव। स्टूडेंट्स, जावा को इंडोनेशिया के चावल उत्पादन द्वीप के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध है, लेकिन एक प्राचीन समय में ये क्षेत्र जो था वो अधिकांशतः वन आच्छादित था। इंडोनेशिया में जावा ही वो क्षेत्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन प्रारंभ किया था। बेटा, सन 1600 में जावा की आबादी लगभग 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदानों में बहुत से गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। अब बच्चों, हम पढ़ेंगे जावा के लकड़हारों के बारे में। बच्चों, जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। उनका महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि सन 1755 में जब जावा की माता राम रियासत बटी तो यहाँ के 6000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बराबर बांट दिया गया। उनके कौशल के बिना सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत कठिन कार्य था। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया तब उन्होंने भी प्रयास किया। उन्होंने भी ये कोशिश की कलांग उनके लिए काम करें और 1770 में बच्चों कलांगों ने जब एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। बच्चों, 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ क्षेत्रों पर भी नियंत्रण स्थापित करना आवश्यक लगने लगा तो जो डच उपनिवेशक थे उन्होंने जावा में वन कानून लागू कर दिया और उस वन कानून को लागू करने पर क्या हुआ कि जो गांव के लोग थे उनको जंगल में जाने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे जो विशेष उद्देश्य थे उनके लिए केवल चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी, वह भी बहुत कड़ी निगरानी में। और जो ग्रामीण थे उनको अपने मवेशियों को चराने में बिना परमिट लकड़ी ढोने और जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए भी उन्हें दंडित किया जाने लगा। बच्चों, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का जंगलों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। भारत में सभी चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों को युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या किया, उन्होंने बेतहाशा पेड़ काट डाले, है ना। और जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो वाली नीति अपनाई, जिसमें क्या किया जाता था बच्चों, उसमें आरा मशीनों और सागौन के जो विशाल लट्ठों के ढेर थे उनको जला दिया गया, जिससे वे जापानियों के हाथ ना लग पाए। और इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए विवश करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन कर दिया। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। मतलब कि जो जापानियों ने जो जंगल काट डाले थे, जंगल काटने के बाद जो खाली जमीन हो गई थी, गांव वालों ने क्या किया, उस पर अपनी खेती करनी शुरू कर दी। बेटा, 80 के दशक में एशिया और अफ्रीका की सरकारों को ये समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को जंगलों से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं, है ना। परिणाम स्वरूप वनों में इमारती लकड़ी प्राप्त करने के स्थान पर जंगलों का संरक्षण अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया और सरकार ने ये भी मान लिया कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वन प्रदेश में रहने वालों की सहायता लेनी होगी। मिजोरम से लेकर केरल तक भारत में हर कहीं घने जंगल केवल इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवराकुंडू, कान, राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की।
कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने की जगह पर वो अपने जंगलों की चौकसी अपने आप करते रहे और इसमें हर परिवार अपना बारी बारी से योगदान देता है। बच्चों आज हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ। अभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। बेटा होमवर्क से आप लोगों को ये जो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं इनको अपनी हिस्ट्री की कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।